प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उत्सर्ग एकांकी का तात्विक विवेचन देखेंगे। तात्विक विवेचन से मेरा अभिप्राय यह है कि साहित्य की कोई भी विधा हो, उसकी समीक्षा या उसकी विवेचना उसके तत्वों के आधार पर की जाती है। जैसे कि आप कहानी की समीक्षा लिखते हैं तो कहानी के भी जितने तत्व होते हैं, कथा, वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, योजना, देश काल, वातावरण और भाषा शैली, उद्देश्य, इनके आधार पर हम किसी भी कहानी की समीक्षा करते हैं। उसी तरह से उत्सर्ग एकांकी का तात्विक विवेचन जब हम करते हैं तो वह भी इस प्रकार से रहेगा। उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एकांकी के मूल तत्व क्या हैं। एकांकी के मूल तत्व हैं कथानक, पात्र, संवाद, उद्देश्य, देश काल, भाषा शैली और रंग संकेत। ये रंग संकेत या अभिनयता ये एक अलग तत्व है जो नाट्य विधाओं में होता है। यह कथा विधाओं से अलग है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एकांकी के मूल तत्वों की संख्या 7 है। इसमें से प्रथम तत्व कथानक का विवेचन हम इस एकांकी के प्रथम भाग में कर चुके हैं। आज हम यहाँ उसको थोड़ा सा 1 मिनट से दोहराते हुए आगे के तत्वों का विवेचन करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, यह एक वैज्ञानिक एकांकी है। माने डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसमें अपने समय से आगे की कल्पना करी है कि किस प्रकार से एक आविष्कार होगा, उसका नाम है एपैरेटस, और उस आविष्कार से किस प्रकार मनुष्य के जीवन का अध्ययन आगे पहुंच जाएगा। डॉक्टर शेखर, जो कि एक महान वैज्ञानिक हैं, वो इस एकांकी में आविष्कार करते हैं, लेकिन किसी प्रकार से परिस्थितियां कुछ ऐसी पैदा होती है कि इस एकांकी के अंत में वो स्वयं ही अपने उस यंत्र को अपने हाथों ही समाप्त कर देते हैं। इस एकांकी का जो दूसरा तत्व है वह है पात्र। तो जैसा कि हमने पहले भाग में कथानक जानने से पूर्व उसके पात्रों के बारे में बात की थी, इस एकांकी में कुल 5 मुख्य पात्र हैं। डॉक्टर शेखर है सर्वप्रथम, जो कि एक महान वैज्ञानिक है। विनय, जो कि डॉक्टर शेखर का सहायक है। छाया देवी, डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका है। मंजुल, डॉक्टर शेखर की पुत्री है। और सुधीर, डॉक्टर शेखर का सेवक है। तो इनमें से भी जो 2 महत्वपूर्ण पात्र हैं वह है डॉक्टर शेखर और छाया देवी। हम क्रमशः सभी पात्रों का तात्विक चारित्रिक विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो प्रमुख पात्र हैं उनके चरित्र की विशेषताओं को विस्तार से देखना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर शेखर को लें, जो कि एक महान वैज्ञानिक है। तो जैसा कि पात्र के परिचय से ही जाहिर है, और जैसे जैसे हम एकांकी पढ़ते हैं तो स्पष्ट होता है कि वो एक महान आविष्कारक हैं। तो सबसे पहले उनके चरित्र की यही विशेषता है कि वो एक महान आविष्कारक हैं। उन्होंने एक एपैरेटस जैसे यंत्र का आविष्कार किया है, जिससे वो इस संसार से जा चुके लोगों की आत्माओं का आह्वान कर और उनसे बातचीत कर सकते हैं। ऐसा यंत्र उन्होंने बना लिया है, और इस यंत्र को बनाने में वो सफल भी रहे हैं, और प्रायोगिक रूप से भी हम उसे देख चुके हैं। और इस यंत्र के माध्यम से जो सूक्ष्म शरीर है, वह सूक्ष्म शरीर आह्वान करने पर पुनः प्रकट होकर हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकता है, अपनी बातों को कह सकता है। तो यह मृत्यु का रहस्य जिसे डॉक्टर शेखर जान चुके हैं, और फिर इस हिसाब से उनका कहना है कि समय को जिस प्रकार से हमने टुकड़ों में बांट रखा है वह भी गलत है। जब सूक्ष्म आत्मा और स्थूल शरीर जब अलग अलग हो जाएंगे तो यह समय की इकाइयाँ भी नष्ट हो जाएगी, और हमारी जो गति है वह भी समय से तेज हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि डॉक्टर शेखर एक महान आविष्कारक है। उनके चरित्र का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है उच्च शिक्षित। जैसा कि जाहिर ही है कि जब कोई महान आविष्कारक है तो निश्चित रूप से वह बहुत अधिक पढ़ा लिखा होगा, और उनके कमरे के
दृष्टि चित्रण से ही प्रारंभ में ही एकांकीकार कह देता है कि उनके कमरे में जो अलमारियां हैं उनमें पुस्तकें सजी हुई है। और देशी हमारे यहाँ के लेखकों की तो है ही, विदेश के लेखकों की भी पुस्तकें वहाँ हैं और वे सब पुस्तकें उनके द्वारा पढ़ी गई है, अच्छी तरह से अध्ययन की हुई है। और इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि वे डिग्रियों की दृष्टि से तो उच्च शिक्षित हैं ही, साथ ही निरंतर अध्ययनरत भी हैं। अगली जो विशेषता हमें प्रकट होती है उनके चरित्र की इस एकांकी में, वह है अध्यात्म एवं विज्ञान। जैसा कि प्रारंभ में ही लेखक कहते हैं कि एक कोने में टेबल और कुर्सी, टेबल पर कुछ पुस्तकें और मासिक पत्र है। फिर वह कहते हैं कि कमरे में 2 छोटी अलमारियां हैं जिनमें पुस्तकें सजी हुई हैं, अधिकतर आत्मविद्या से संबंध रखने वाली। आर्थर कॉनन डॉयल और ओलिवर लॉज के ग्रंथों का रेक भी अलमारी पर रखा हुआ है। अध्यात्म, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर की बातें, चेतना की बात, ये सब बातें अध्यात्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। और जिस प्रकार रेडियो की तरंगें होती है, वैसे ही मनुष्य एक लहर बनकर पल में कहीं भी पहुंच पाएगा। सूक्ष्म शरीर से वह विश्वव्यापी हो जाएगा, सर्वकालीन, सर्वत्र। ये सब बातें अध्यात्म में रुचि रखने वाला, अध्यात्म को जानने वाला, अध्यात्म को जीने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। आगे भी जब डॉक्टर शेखर अपनी मशीन को चलाने के लिए प्रयासरत होते हैं तो उसके पहले वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। वे जब छाया की आत्मा का आह्वान करते हैं तब भी वे प्रार्थना करते हैं। इससे स्पष्ट है कि एक ओर जहाँ वे महान आविष्कारक हैं, वहीं दूसरी ओर अध्यात्म में भी उनका उतना ही दखल है। फिर अगला बिंदु हम देखेंगे उनके चरित्र का, तो वह है जन कल्याण की भावना। जैसे कि आपको कथानक में स्पष्ट किया गया है कि वे छाया नामक एक युवती से प्रेम करते थे, लेकिन उनके दोस्त की मृत्यु अचानक हो जाने के कारण उनकी पत्नी और बिटिया, जिनका कि जीने का अब कोई सहारा नहीं था, तो उसके लिए वे अपने जीवन को भी उपेक्षित कर देते हैं और उन दोनों को जीवन जीने के समुचित साधन उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ तक कि उस बिटिया को वे अपनी बिटिया से भी अधिक प्रेम से रखते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है उनके चरित्र की उदात्तता और ऊंचाई यहाँ प्रकट होती है। उनके चरित्र का एक बिंदु यह भी है कि वे प्रेम में असफल होते हैं। छाया देवी उन्हें जैसे कि हम बात कर रहे थे डॉक्टर शेखर के चरित्र की, तो वो प्रेम में एक असफल व्यक्तित्व है। यह सही है कि वो अपने मित्र का और उनकी मित्र की पत्नी का और उनकी पुत्री का सहयोग करने के लिए अपने आप को उपेक्षित कर देते हैं, अपनी शादी स्थगित कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन उनकी इस प्रक्रिया में उनका प्रेम उपेक्षित हो जाता है। उनकी जो प्रेमिका थी छाया देवी, वह परेशान हो जाती है। वह जब डॉक्टर शेखर उसकी आत्मा का आह्वान करते हैं और उसके मन की भावनाओं को जानना चाहते हैं, तो वह छाया देवी उन्हें स्पष्ट कहती है कि मैं तुम्हें दंड देने के लिए मैंने मंजुल से बातें की है। और जब डॉक्टर शेखर पूछते हैं कि क्या तुम्हारी प्रतिहिंसा की भावना नहीं गई, तो छाया देवी उन्हें स्पष्ट कहती है कि तुम्हें अपने कार्यों का पूरा पुरस्कार मिलना चाहिए। तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया, तुमने मुझे वचन देकर भी मुझसे विवाह नहीं किया, मैं कुछ नहीं कह सकी। वन में आग लगने पर ज़मीन में पड़ी हुई लता की तरह जलती रही, लेकिन तुमने एक कण जल भी नहीं दिया। तुमने मुझे सपने की तरह हंसकर टाल दिया और मैं नींद के अंधेरे में तड़पती रही। तुम डॉक्टर संसार के उपकारी होने पर भी एक का उपकार नहीं कर सके। डॉक्टर शेखर अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं और इससे इस कथन से जाहिर होता है कि वे प्रेम में एक असफल व्यक्ति हैं। अगला बिंदु जो है उनके चरित्र का, वह है जिज्ञासु। जाहिर सी बात है, जब कोई आविष्कारक है, शोध कर रहा है, तो वह सब कुछ
जानना चाहता है, रहस्यों को समझना चाहता है और वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कर्तव्यपरायण, उनके चरित्र का अगला बिंदु है कर्तव्यपरायणता। जब उन्होंने एक बार अपने मित्र की पत्नी और उनकी बेटी की देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया तो वे अपने कर्तव्य की उसी भावना को निभाने की खातिर अपने जीवन भर की मेहनत से बना हुआ एपराटस यंत्र, जब छाया देवी कहती है कि मंजुल को बचाने के लिए तुम उसे तोड़ दो, तो एक बार को तो डॉक्टर शेखर चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, यह यंत्र तोड़ूं? अपने जीवन की सारी साधना, सारी तपस्या? न देवी, यह मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब प्रश्न मंजुल के जीवन का है तो वे कह देते हैं, अच्छा, मंजुल के जीवन के लिए करूँगा, निश्चय करूँगा, अपना यंत्र तोड़ूँगा। और फिर वे अपने उस यंत्र को तोड़ देते हैं और छाया चली जाती है। मंजुल के जीवन से वे बुरी स्मृतियाँ निकल जाती है और डॉक्टर शेखर फिर ये कह देते हैं कि अब मैं मेरे कोई खोज नहीं करूँगा, अब मैं और मेरी मंजुल, मेरी बेटी, और वो दोनों एक दूसरे से के साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर आकर एकांकी समाप्त हो जाती है और इसी के साथ हमें यह भी आभास होता है कि डॉक्टर शेखर एक कर्तव्यपरायण व्यक्तित्व के धनी हैं, स्वामी हैं। अब एकांकी का दूसरा जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है एक, वह है छाया का। छाया के चरित्र का अगर हम विश्लेषण करना चाहें तो स्पष्ट है कि हम देखते हैं कि वह छाया के चरित्र का विश्लेषण करने के क्रम में हमें दिखाई देता है कि वह एक दयालु व्यक्तित्व की स्वामिनी है, क्योंकि वह जब देखते हैं कि डॉक्टर शेखर अपने कर्तव्य के लिए अपने आप को भी उपेक्षित कर देते हैं और दूसरों के भलाई में डूब जाते हैं, तो वह कष्ट सहन करते हुए भी डॉक्टर शेखर को अपने कर्तव्य से च्युत नहीं करती है, अपितु अपने जीवन में उदास, निराश और परेशान रहती है, लेकिन दूसरों को परेशान नहीं करती है। यह उसका प्रेम में किया गया त्याग ही है। सहिष्णुता की भावना भी हमें उसके अंदर दिखाई देती है, लेकिन वह अपनी उपेक्षा को सहन नहीं कर पाती है। वह कुछ कहती तो नहीं है अपनी चरित्रगत उदात्तता के चलते, लेकिन उसके भीतर, उसके मूल में वह भावनाएं बस जाती है और जब प्रेतात्मा के रूप में वह हमें दिखाई देती है तो उसके भीतर की चीज़ें स्पष्ट नज़र आती है। वह डॉक्टर से कहती भी है, कुछ वर्ष पहले की बात सोचो, मैंने तुमसे प्रार्थना की और तुमने तिरस्कार किया। दूसरे का हृदय जलाना भी पाप की परिभाषा में आता है। उस पाप का परिणाम देखने की शक्ति क्या तुम में नहीं है? और फिर वह यह भी कहती है कि मृत्यु के रहस्य को कोई नहीं जान सकता, लेकिन तुम अपने परिश्रम से बहुत कुछ जान गए हो और यह रहस्य संसार के मनुष्यों के लिए नहीं है। और वह डॉक्टर से बिल्कुल कठोर होकर डॉक्टर शेखर से उनके जीवन भर की साधना, उनका यंत्र तोड़ने के लिए कह देती है। और इन दिनों मतलब एकांकी के वर्तमान में वह अंतरिक्ष में विचरण कर रही है और वह बताती है स्पष्ट कि क्योंकि मैं आत्मा हूँ तो मुझसे युद्ध करने में तुम्हारी हार ही होगी, क्योंकि आत्माएं नष्ट नहीं होती तो मैं भी नष्ट नहीं हो सकती हूँ। और इस तरह से छाया देवी पुनः इस संसार में आना नहीं चाहती है और फिर एकांकी के समाप्त होते होते वह वहाँ से लुप्त हो जाती है। डॉक्टर शेखर से भी वह यही कह कर जाती है कि अब दोबारा मुझे पृथ्वी पर मत बुलाना, मैं अपनी दुनिया में, अपने अंतरिक्ष में प्रसन्न हूँ। एकांकी के अन्य पात्र जो उनको चरित्र दिया गया है, जो जैसे एक विनय डॉक्टर शेखर का सहायक है, तो वह उसी रूप में विनम्र स्वभाव से डॉक्टर शेखर का सहायक बनकर अपना कार्य कर रहा है। और घर में एक सेवक है, वह भी घर वालों की सेवा करता है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही ये दोनों पात्र एकांकी में आए हैं। एक पात्र मंजुल जो कि एक स्नेही लड़की की भूमिका में है और वह डॉक्टर शेखर ने जब उसे अपनाया है
और उससे बहुत प्रेम करते हैं, तो वह भी उनके प्रेम का प्रतिदान प्रेम से देती है। वह डॉक्टर शेखर की बहुत इज्जत करती है, उनसे प्रेम करती है और उनकी देखरेख पूर्णतः अपनी ओर से करने की पूरी कोशिश करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा यह पात्र और चरित्र चित्रण वाला बिंदु समाप्त होता है। एकांकी का तीसरा तत्व है संवाद योजना। संवाद योजना की बात हम अगले व्याख्यान में करते हैं। आप इसको पढ़िए। धन्यवाद।